डिफरेंशियल ज्योमेट्री चल रहा था ना, कल कुछ होमवर्क दिए थे आप लोगों को, ठीक है। पहले वाले होमवर्क का आंसर, क्योंकि हमसे कुछ ऑनलाइन वाले बच्चों ने डिस्कस किया कि मैम आंसर बता दीजिए, क्योंकि क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट हैं तो हम लोग इसके आंसर्स जानना चाहते हैं, ठीक है। पहला वाला जो था उसमें आपका आंसर आया है ds² इज इक्वल टू du1 का स्क्वायर प्लस u1 स्क्वायर प्लस f' का स्क्वायर du2 का स्क्वायर। u1 sin u2, u1 sin u2, ठीक है। तब ये आंसर आएगा। अगर ये सही आया तो n1 n2 n3 सही आएंगे, ठीक। दूसरे वाले क्वेश्चन में आपका ds² की वैल्यू आई है ds² इज इक्वल टू 1 प्लस 4u² du1 का स्क्वायर माइनस 8uv du1 du2 प्लस 1 प्लस 4v² du2 का स्क्वायर। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है। और थर्ड वाले में जो आपका रिजल्ट आया था वो रिजल्ट था ds² इज इक्वल टू कोसेक स्क्वायर अल्फा du1 स्क्वायर प्लस u1 स्क्वायर du2 का स्क्वायर। बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो अगर ds² सिमिलर आया है तो n1 n2 n3 भी सेम आएगा। बेसिकली इसी में दिक्कत होती है, इसी रिजल्ट के लिए, ठीक है। किसी का नहीं आया हो, कोई डाउट हो तो वो हमसे डिस्कस कर लेगा, ठीक है। नेक्स्ट अब हम लोग अप्रोच कर रहे हैं, कहाँ तक बताया था हमने, एक क्वेश्चन बता रहे थे, ठीक है। क्वेश्चन एक छोटा सा थ्योरम और राइट डाउन करिए। शो बाय एन एग्जाम्पल, थ्योरम में शो बाय एन एग्जाम्पल that implicit equation of surface are not always equivalent, मतलब आपको सबसे पहले इसका एक एग्जाम्पल ऐसा लेना पड़ेगा जो सरफेस के इम्प्लिसिट इक्वेशन को शो करता हो। उसके बाद ये दिखाना होगा कि वो हमेशा इक्विवेलेंट नहीं होते हैं, मतलब एक जैसे नहीं होते हैं, ठीक है। ये दो थ्योरम थे जो दोनों 2 मार्क्स में आए हुए हैं। बुक में इसमें से कुछ हो भी सकता, नहीं भी, हम कोई गारंटी नहीं ले रहे हैं, ठीक। डालिए सोल्यूशन। इसके ऊपर भी जो करवाया था उसमें हमने आपको बताया था कि एग्जाम्पल देना पड़ेगा, इसमें भी आपको एग्जाम्पल देना पड़ेगा। तो ये कई बार 2 मार्क्स में आए और बच्चे जनरली क्या 101% नहीं कर पाते हैं। चक्कर क्या, पढ़ाई हुआ नहीं रहता है, ठीक है। तो आपको इन चैप्टर्स में हम वही करा रहे हैं जो आता है, जो 10 सालों में आया है, आता है, आने के चांसेस है, उससे ज़्यादा हम कुछ नहीं पढ़ा रहे। वरना ये चैप्टर अगर आप बुक में पलट के देखें तो आपको काफ़ी लंबा दिखेगा, लेकिन हम उतना लंबा इसलिए नहीं पढ़ा रहे क्योंकि हमको पता है आप इतनी कैपेसिटी भी नहीं होगी कि पूरा पढ़ पाएँ। फिर जो इम्पोर्टेंट है वो पढ़िए, पढ़ करके जाइए। 10 साल का पूरा क्वेश्चन पेपर सॉल्व करा रहे हैं जो आपको नेक्स्ट सेशन के लिए मिलेगा, ठीक है। जितना पढ़ा रहे बस उतना पढ़ के चले जाइएगा, सब मिल जाएगा। लिखिए, लेट x इज इक्वल टू u cos हाइपरबोलिक v, y इज इक्वल टू u sin हाइपरबोलिक v, z इज इक्वल टू u स्क्वायर, z इज इक्वल टू u स्क्वायर, बी द पैरामीट्रिक इक्वेशन ऑफ सरफेस। क्यों ये सरफेस का इक्वेशन आपने कैसे पहचाना, क्योंकि x y z तीनों के तीनों या तो u के फंक्शन है या तो v के। आपको बताया था कि जब भी सरफेस का नाम आए तो सीधे 2 इंडिपेंडेंट पैरामीटर्स u और v लीजिए और उन सारे पॉइंट्स का लोकस ले लीजिए जो u और v के फॉर्म में लिखे जाते हैं। तो ऐसी कंडीशन में जो मिलता है उसको क्या बोलते हैं, सरफेस बोलते हैं, ठीक है। बी द पैरामीट्रिक इक्वेशन ऑफ सरफेस, बी द पैरामीट्रिक इक्वेशन ऑफ सरफेस
where u and v are real valued, where u and v are real valued। देखिए, आप जब किसी को हमारे यहाँ की कोचिंग की इन्फॉर्मेशन दीजिएगा, खैर अभी तो मेरा वो बैनर बनने गया हुआ है, जब वो बन करके आएगा तो वो 3 मंजिला का बैनर है, तो वो आपको मेन रोड पे वैसे ही दिख जाएगा कि हमारा कोचिंग कहाँ है, मतलब एकदम मेन रोड पे ही है, 4 स्टोरी बिल्डिंग है और वो 3 स्टोरी का ही मतलब पूरा हम लोग फ्लैक्स लगवा रहे हैं, प्रणय ट्यूटोरियल्स का ही है, मेरा ही मतलब वो है लोगो वगैरह के साथ। हमारे यहाँ 4 घंटे का क्लास चलेगा सुबह शाम, ठीक है, 4 से 8 शाम में और सुबह 6 से 10। जिनका कॉलेज रहेगा आधा पौना घंटा छूटेगा, वो अपना शाम में आके क्लास कर सकते हैं, ये सुविधा रहेगी। बैच एक ही एक बनेंगे, सुबह का एक बैच, शाम का एक बैच। तो उससे ये होगा कि जो सुबह पढ़ाया जाएगा वही शाम में, तो जिसका सुबह छूट गया वो शाम में लेकिन परमिशन ले करके बैठ पाए, क्योंकि कार्ड चेक होता है, ठीक है। तो ये एक सुविधा आपको उसमें दी जाएगी। बैचेज़ हम नहीं बढ़ाएंगे, उस वजह से कोर्स एकदम टाइम पे ख़त्म होगा, क्योंकि आप यहाँ आकर के पढ़ते हो तो आपने एक चीज़ नोटिस किया कि आपकी क्लास अक्टूबर से शुरू हुई थी, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च में 6 महीने का कोर्स, 6 महीना क्या 5.25 महीने का कोर्स था, जिसमें आप रेगुलर 1-1 घंटा 2-2 घंटा पढ़ करके गए। यही काम हम वहाँ करेंगे, ठीक है। बस वहाँ पे क्लासेस हमारा जून से शुरू हो जाएगा, 1 जून से, ठीक है। तो ये हम आपको बता रहे हैं ताकि आप अपने जूनियर्स तक कन्वे कर सकें ये मैसेज। जून में ही सेमेस्टर एग्ज़ाम हो जाएगा एमएससी का, तो जून से ही आपका एमएससी भी शुरू हो जाएगा, जून से ही हमारा बीएससी भी शुरू हो जाएगा और हमारा 11th 12th वो मई में शुरू कर देंगे, ठीक है। तो आपको कोई बोले तो आप ये मैसेज कन्वे उनको तक कर दीजिएगा। एक क्लास में केवल लिमिटेड बच्चे रहेंगे, मतलब एक क्लास में हम केवल 35 की स्ट्रेंथ ले रहे हैं, क्योंकि हमने ये नोटिस किया ना कि स्ट्रेंथ बढ़ाने पे बच्चों को समझ में नहीं आता है। वो वही गाजर मूली वाली बात है कि बैठे हैं, ठीक है, पढ़ रहे हैं, लेकिन उनको समझ में नहीं आता, उनकी खुद की इतनी हिम्मत नहीं होती कि वो क्रॉस क्वेश्चन कर सकें। तो हमने सिटिंग अरेंजमेंट ऐसा ही कराया है कि उसमें 35 से ज़्यादा सीट्स हम नहीं लेंगे, ठीक है। तो आपको जिसको मतलब कन्वे करना हो मैसेज, ये अपना बता दीजिएगा। 50 रुपीज़ रजिस्ट्रेशन फ़ीस है, फॉर्म आपको वहीं से मिलेगा, अभी नहीं 1 महीने बाद से मिलना शुरू हो जाएगा। रजिस्ट्रेशन करा के अपनी सीट बुक करा लीजिए और 1 जून से क्लास चलेगा, ठीक है। फिज़िक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, बस यही 3 सब्जेक्ट चलवा रहे हैं। बायो अगले साल से, ठीक है। मैथ्स में हम तो हैं ही जो है, इसके अलावा एक दूसरे सर रहेंगे और राजन सर रहेंगे। राजन सर अपना थोड़ा दूसरा पेपर पढ़ाएंगे। 3 लोग मैथ्स के रहेंगे, 2 फिज़िक्स के रहेंगे, 2 केमिस्ट्री के रहेंगे, ठीक है। तो 1 जून से चलेगा, 4 घंटा सुबह, 4 घंटा शाम में चलेगा और आप इंटरचेंज कर सकते हैं, मतलब सुबह नहीं कर पाए तो किसी रीज़न से शाम में आ सकते हैं। संडे हमारे यहाँ एक्स्ट्रा का मतलब उसको आप कह सकते हैं कि ग्रूमिंग क्लास चलेगी। उस ग्रूमिंग क्लास में बीएससी फर्स्ट ईयर को गाइड करने के लिए कैलकाटा से कोई आएगा कि किस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं, उनको ग्रूम करेगा। सेकेंड ईयर में इंपॉर्टेंट शीट्स बांटी जाएंगी, डिस्कशन होगा। थर्ड ईयर में टेस्ट होगा, मतलब ये रोटेशन के साथ चलेगा, ठीक है। तो उससे क्या होगा, आपको बहुत फ़ायदा दिखेगा खुद के अंदर। जो आपके अंदर डर बैठा रहता है रिप्रेजेंटेशन का, या जो अपने आपको डेवलप नहीं कर पाते हैं, वो कमी आपकी दूर होगी। 1 बार 2 बार डर लगेगा, तीसरी बार से आप यूज टू हो जाएंगे और फिर आप अपना कॉन्फिडेंस देखिएगा कि आप किसी के सामने भी स्पीक कर सकते हैं। और थर्ड ईयर के एंड पे आपको जॉब दिलाई जाएगी। जो गोरखपुर में जॉब करने में इंटरेस्टेड होंगे पार्ट टाइम, उनको गोरखपुर में दिलाई जाएगी। जो बाहर जाना चाहेंगे, बाहर में हमारे पास कानपुर है, बनारस है, लखनऊ है, कैलकाटा है, ये 4 शहर है, आपको वहाँ जॉब दिलाई जाएगी, ठीक है। ये हमारे यहाँ का पैकेज रहेगा। चलिए लिखिए, वेयर यू एंड वी आर रियल वैल्यूड, फुल स्टॉप। दिस पैरामीट्रिक इक्वेशन represent only a part of surface, as देखिए, ये x पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों हो सकता है, क्योंकि पता है कॉस हाइपरबोलिक की वैल्यू नेगेटिव पॉजिटिव दोनों होती है।
साइन हाइपरबोलिक की वैल्यू नेगेटिव पॉजिटिव दोनों होती है, इसलिए y भी नेगेटिव पॉजिटिव दोनों हो सकता है। लेकिन यहाँ अगर आप z को देखें, आप चाहे u की नेगेटिव वैल्यू लें या पॉजिटिव, z हमेशा पॉजिटिव या इक्वल टू 0 होगा। तो अगर हमने एक छोटी सी सरफेस ये बना भी लिया तो इसके हम केवल उस सेक्शन को कंसीडर करेंगे जहाँ पर हमारा z कैसा होगा, पॉजिटिव होगा। ठीक है, एज z ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, एज z ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 हो गया। नीचे से लिखिए, बट इफ वी एलिमिनेट u एंड v, बट इफ वी एलिमिनेट u and v, but if we eliminate u and v, then देखिए कैसे एलिमिनेट कर रहे हैं, इसका स्क्वायर करिए माइनस इसका करिए, क्योंकि आपको पता है हाइपरबोलिक में स्क्वायर करके सब्सट्रैक्ट करते हैं। तो u स्क्वायर कॉस हाइपरबोलिक स्क्वायर v माइनस u स्क्वायर साइन हाइपरबोलिक स्क्वायर v, u स्क्वायर क्या हो जाएगा, कॉमन, क्या बचेगा, कॉस हाइपरबोलिक स्क्वायर v माइनस साइन हाइपरबोलिक स्क्वायर v विच इज इक्वल टू 1। दैट मीन्स एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर की वैल्यू u स्क्वायर आई, और u स्क्वायर की वैल्यू किसके बराबर है, z के। ठीक है, लिखिए, बट इफ वी एलिमिनेट u एंड v, वी हैव नीचे से लिखिए एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू z, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू z। ये बताइए इस इक्वेशन से x y z तीनों को अलग अलग कर सकते हो आप, नहीं, एक को दो के टर्म में लिखेंगे मतलब तीनों अलग अलग नहीं हो पाएंगे। जब तीनों अलग अलग नहीं हो जाते हैं तो उसको एक्सप्लिसिट फंक्शन कहते हैं, और जब तीनों अलग अलग नहीं होते हैं तो उसको इम्प्लिसिट फंक्शन कहते हैं। ये आप लोगों ने पढ़ा था डिफरेंशियल इक्वेशन का पहले चैप्टर में कि इम्प्लिसिट फंक्शन और एक्सप्लिसिट फंक्शन। चूँकि यहाँ पे हम तीनों को अलग अलग नहीं कर पाएंगे, इसका मतलब ये कैसा फंक्शन है, इम्प्लिसिट फंक्शन। लिखिए, विच रिप्रेजेंट्स इम्प्लिसिट इक्वेशन, which represents implicit equation of the surface और आपको ध्यान होगा कल ही हमने बताया था कि एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, एक्स स्क्वायर अपॉन ए माइनस वाई स्क्वायर अपॉन बी, ये हाइपरबोला रिप्रेजेंट करता है। चूंकि 3 वेरिएबल से तो ये हाइपरबोलॉइड रिप्रेजेंट करेगा। कल भी सेम यही इक्वेशन इसके जस्ट ऊपर वाले थ्योरम में हम लिखवाएं। ठीक है, नीचे से लिखिए, implicit equation of the surface and represents the hyperboloid and represents the hyperboloid
एंड रिप्रेजेंट्स द हाइपरबोलॉइड। ठीक है, और कल हमने लिखवाया था कि ये जो इक्वेशंस होते हैं यूनिक नहीं होते, यूनिक नहीं होते मतलब इक्विवेलेंट नहीं होते। ठीक है, चलिए नेक्स्ट लिखिए, हेडलाइन डालिए सरफेस एरिया। अब हम लोग दूसरे टाइप के क्वेश्चन करेंगे, सरफेस एरिया निकालेंगे। कभी निकाला है आज तक सरफेस एरिया? सबसे पहले लेंथ था, फिर एरिया था, फिर वॉल्यूम था, फिर सरफेस एरिया था। मेंसुरेशन नहीं, यही हाँ कैलकुलस में ही था। ठीक है, पहले कर्व का इक्वेशन होता है, ट्रेस करते हैं, लिमिट निकालते हैं, फिर देखते हैं क्या पूछा है, उस रेंज के बीच में फॉर्मूला लगाते हैं तो आपकी वो चीज़ निकल आती है। ठीक है, तो अब हम लोग यहाँ पे भी क्या पढ़ेंगे, सरफेस एरिया, मतलब एन डायमेंशन में सरफेस एरिया। ठीक, सरफेस एरिया लिखिए, इफ xi इज इक्वल टू xi u अल्फा, किसका इक्वेशन है काजल? वेरी गुड, सरफेस का। इफ xi इज इक्वल टू xi u अल्फा फॉर एवरी i इज इक्वल टू 1, 2, 3 एंड अल्फा इज इक्वल टू 1, 2, be the parametric equation of the curve, be the parametric equation of the curve, be the parametric equation of the curve, then the surface area is given by, then the surface area is given by, then the surface area is given by S is equal to double integral u1 is equal to alpha to beta, u2 is equal to theta 1 to theta 2 अंडर रूट जी du1 du2। मल्टीपल इंटीग्रल पढ़ा था कभी? बताते हैं पहली वाली लिमिट पहले वाले इंटीग्रल की होती है, दूसरी वाली लिमिट दूसरे वाले इंटीग्रल की होती है। पहले हम लोग इसको सॉल्व करते हैं, फिर हम लोग इसको मतलब पहले हम लोग u1 के रिस्पेक्ट में सॉल्व करते हैं, उसके बाद किसके रिस्पेक्ट में सॉल्व करते हैं? u2 के रिस्पेक्ट में। लिख लीजिए, जहाँ वेयर u1 की लिमिट अल्फा टू बीटा है और u2 की लिमिट थीटा 1 टू थीटा 2 है। हो गया, आगे बढ़े। कल चैप्टर ख़त्म हो जाएगा है ना, और कल ही हम दूसरा चैप्टर भी शुरू कर देंगे। मतलब आज हम 1.5 घंटा लगभग पढ़ाएंगे आप लोगों को, सर का क्लास नहीं है। 1.5 घंटा 2 घंटा मेरा ही क्लास चढ़ेगा, लगभग 1.5 घंटा, तो आज मैक्सिमम ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद जो थोड़ा बहुत बचेगा वो कल ही हम दूसरा चैप्टर शुरू कर देंगे, सेकेंड फंडामेंटल फॉर्म। ठीक है, चलिए नेक्स्ट लिखिए, एंगल बिटवीन द कर्व ऑन द सरफेस, एंगल बिटवीन द कर्व ऑन द सरफेस, एंगल बिटवीन द कर्व ऑन द सरफेस, एंगल बिटवीन द कर्व ऑन द सरफेस। देखिए, मान लीजिए ये हमारा कोई सरफेस है, एक्स आई इज इक्वल टू एक्स आई यू अल्फा, ये कोई सरफेस है। इस सरफेस के ऊपर हमने कोई कर्व ले लिया C1, ठीक। एंगल बिटवीन द कर्व्स ऑन द सरफेस, किसी सरफेस पे 2 कर्व्स हैं, उनके बीच का एंगल, एक कर्व C1 है, दूसरा कर्व C2 है, इसका इंटरसेक्शन पॉइंट है PXI। हमको इन दोनों के बीच का एंगल निकालना है, ठीक। एंगल बिटवीन द कर्व्स ऑन द सरफेस। करते क्या है, पॉइंट P पर सबसे पहले C1 के लिए टेंजेंट ड्रॉ करते हैं, ठीक। मान ले रहे हैं इस टेंजेंट का डायरेक्शन रेशियो AI है
और इसी पॉइंट पर कर्व C2 के लिए टेंजेंट ड्रॉ करते हैं। मान ले रहे हैं इसका डायरेक्शन रेशियो BI है, तो दोनों टेंजेंट्स के बीच का जो एंगल होता है वही दोनों कर्व्स के बीच के एंगल को रिप्रेजेंट करता है। ठीक, लिखिए, क्योंकि जैसे कर्व के अलग अलग पॉइंट पर अलग अलग टेंजेंट मिलता है। ठीक, तो हमको जिस पॉइंट पर दो कर्व के बीच में एंगल चाहिए, तो उस पॉइंट पर जैसे टेंजेंट ऐसे समझ लीजिए, आपने BSc सेकेंड ईयर में पढ़ा होगा, हमने ही पढ़ाया था मैकेनिक्स में, किसी भी पॉइंट पर टेंजेंट की दिशा उस पार्टिकल के मोशन को रिप्रेजेंट करती है। अगर कोई कर्व है या कोई पार्टिकल है किसी कर्व पे मूव कर रहा है और हम पूछें कि उस पार्टिकल के किसी पॉइंट पे डायरेक्शन क्या होगा, तो रेट ऑफ चेंज ऑफ टेंजेंट निकालते थे। मतलब उस पॉइंट पे टेंजेंट ड्रॉ करते थे, वो टेंजेंट एक्स एक्सिस से जितना एंगल बनाता था, मान लीजिए थीटा बना रहा है तो d थीटा बाई dt, तो d थीटा बाई dt जो होता है वो उस पार्टिकल के डायरेक्शन को दिखाता है। तो किसी भी कर्व के किसी भी पॉइंट पे टेंजेंट का डायरेक्शन मोशन के डायरेक्शन को दिखाता है। तो अगर हमको इस पॉइंट पर एंगल चाहिए तो हमको ये जानना पड़ेगा कि इस पॉइंट पर मोशन का डायरेक्शन क्या है। तो टेंजेंट ही मोशन के डायरेक्शन को दिखाता है, इसलिए हम टेंजेंट को बनाते हैं। ठीक है, लिखिए, लेट AI एंड BI, लेट AI एंड BI be the direction ratio of tangent, be the direction ratio of tangent at point कैपिटल P ब्रैकेट में xi, at point कैपिटल P ब्रैकेट में xi corresponding to C1 and C2, corresponding to C1 and C2 is देखिए, सबसे पहले AI निकाल रहे हैं। आपको पता है डायरेक्शन रेशियो को dxi से भी लिखते हैं, है ना। AI किस कर्व का है? C1 का है। इज इक्वल टू, टोटल डिफरेंशिएशन की परिभाषा एक दिन बता रहे थे, याद आ रही है? जिस दिन ये चैप्टर शुरू किए थे उसी दिन बताए थे, फर्स्ट फंडामेंटल फॉर्म में। इसको लिखते हैं डेल एक्स आई अपॉन डेल यू अल्फ़ा इंटू डी यू अल्फ़ा, ठीक। एंड बी आई निकालेंगे तो डी एक्स आई ये भी होगा किसके करस्पॉन्डिंग? C2 के। तो डेल एक्स आई अपॉन डेल यू बीटा इंटू डी यू बीटा, ठीक। लिखिए, जो संडे को हम आपकी ग्रूमिंग क्लास बता रहे हैं उसमें क्या होता है, जो आपके मेन टीचर्स हैं वो तो बैठते हैं, एक सेमिनार हॉल होता है, उसमें बाहर से एक मैथ्स के स्पेशलिस्ट को बुलाया जाता है। जैसे एक हफ्ते में मान लीजिए आज BSc फर्स्ट ईयर की मैथ्स की है, BSc सेकेंड ईयर की केमिस्ट्री की है, BSc थर्ड ईयर की फिजिक्स की है, एक घंटे की ग्रूमिंग क्लास चलती है। तो टाइम दे दिया, संडे को कोई क्लास नहीं चलेगा एक्सेप्ट देन ग्रूमिंग क्लास, कोई क्लास नहीं होगा, केवल टेस्ट होते हैं या ग्रूमिंग क्लास हमारे यहाँ चलेगी। तो मान लीजिए हमने आपको कह दिया संडे का दिन है 9 से 10, 10 से 11, 11 से 12, तो 9 से 10 फर्स्ट ईयर, 10 से 11 सेकेंड ईयर, 11 से 12 थर्ड ईयर। आपकी पूरी टीम बैठेगी, एक टीचर बैठेगा, फिर जितना आपको पढ़ाया जाएगा उसमें जितना भी आपको डाउट है आप पूछते चलिए। सारे बच्चे चाहे इवनिंग के हो चाहे मॉर्निंग के, एक ही शिफ्ट में आएंगे मॉर्निंग में, तो आप डाउट अपना पूछते चलिए कि हमको इस टॉपिक में इसमें डाउट है। तो आपका जो टीचर पढ़ाता है वो तो आपको क्लियर करेगा ही करेगा, साथ में जो स्पेशलिस्ट आएंगे वो भी आपको क्लियर करके जाएंगे। तो इसको ग्रूमिंग क्लास कहते हैं। उससे क्या होता है, आपका नॉलेज भी बहुत इंक्रीज़ करता है। भाई जो पढ़ने वाले उनको तो नॉलेज चाहिए, जिनको नहीं पढ़ना उनका तो कोई फ़ायदा ही नहीं, उनके लिए तो ग्रूमिंग भी बेकार है, बाकी चीज़ें भी बेकार है। तो उसमें ग्रूमिंग क्लास में 1 घंटा अलग अलग टॉपिक पर डिस्कशन चलता है। उसका प्रॉफिट तब दिखता है जब 1 या 2 चैप्टर कंप्लीट हो जाता है, तो आपकी पहले की चीज़ें सब रिविज़न शुरू हो जाती हैं, आप टच में रहते हैं पहले के चैप्टर्स के। तो हमारे यहाँ हर संडे ग्रूमिंग क्लास चलेगी और टेस्ट चलेगा, ठीक है। तो जो भी आपके हो
कांटेक्ट में बच्चों, उनको ये चीज़ ज़रूर बताइएगा, क्योंकि हमारे शहर में कहीं पे भी ग्रूमिंग क्लास नहीं है। ये एक बहुत बेनिफिट आप लोगों को उस चीज़ का मिलेगा। और केवल क्लास आपका जैसे रेगुलर चलता है चलेगा, नो एक्स्ट्रा क्लास, कुछ नहीं, समय से आपका कोर्स कंप्लीट करा दिया जाएगा। ठीक, नीचे से लिखिए, इफ़ थीटा बी द एंगल बिटवीन ए आई एंड बी आई, if theta be the angle between AI and BI, if theta be the angle between AI and BI, then बताइए क्या होता है एंगल? cos थीटा इज इक्वल टू AI डॉट BI मॉड AI मॉड BI। ठीक है, लिखिए। अगर थीटा इज इक्वल टू π/2 होता है तो उसको बोलते हैं ऑर्थोगोनैलिटी की कंडीशन, है ना। हो गया, नीचे से लिखिए, इफ थीटा इज इक्वल टू π/2, इफ थीटा इज इक्वल टू π/2, then the condition of orthogonality, then the condition of orthogonality of two curve is देखिए मिलेगा cos π/2, ब्लैक बोर्ड पे देखिए, बाद में करिएगा, AI डॉट BI अपॉन मॉड ऑफ AI मॉड ऑफ BI, cos π/2 की वैल्यू 0, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन आप कर दोगे, मिलेगा दिस इम्प्लाइज AI डॉट BI इज इक्वल टू 0। दिस इम्प्लाइज बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, 2 मार्क्स में आता है ये, जो इसका रिजल्ट आएगा बहुत इंपॉर्टेंट है। AI की वैल्यू पुट कर रहे हैं डेल XI अपॉन डेल U अल्फ़ा इंटू DU अल्फ़ा, BI की वैल्यू पुट कर रहे हैं डेल XI अपॉन डेल U बीटा इंटू DU बीटा इज इक्वल टू 0। This implies that del xi upon del u alpha, del xi upon del u beta, साथ में आएगा du अल्फ़ा du बीटा इज इक्वल टू 0। एक बार आपको ध्यान होगा, हमने इसी को लिखवाया था g अल्फ़ा बीटा फर्स्ट फंडामेंटल फॉर्म में, g अल्फ़ा बीटा du अल्फ़ा du बीटा इज इक्वल टू 0, यही फर्स्ट फंडामेंटल फॉर्म था। ds स्क्वायर इज इक्वल टू g अल्फ़ा बीटा du अल्फ़ा du बीटा, मतलब ये कहीं ना कहीं शो करता है कि ऑर्थोगोनैलिटी की कंडीशन में आर्क लेंथ 0 हो जाएगी, मतलब फर्स्ट फंडामेंटल फॉर्म इक्वल टू 0, जहाँ हम लोग मेंशन कर देंगे वेयर g अल्फ़ा बीटा इज इक्वल टू डेल XI अपॉन डेल U अल्फ़ा डेल XI अपॉन डेल U बीटा। बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, उतार लीजिए। हो गया, नेक्स्ट लिखिए, क्वेश्चन लिखिए, फाइंड द सरफेस एरिया, डायग्राम बन गया है, बना लीजिए डायग्राम।
हो गया। चलिए लिखिए क्वेश्चन, फाइंड द सरफेस एरिया, फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ द स्पेयर, फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ द स्पेयर x1 इज इक्वल टू a cos u1 cos u2। आपको ध्यान आ रहा होगा, ये एग्जाम्पल हमने पीछे कराया था, जो क्लास में कराया था वो यही था, a sin u1 cos u2 x3 इज इक्वल टू a sin u2। याद आया काजल? फॉर डोमेन 0 is less than u1 is less than 2 pi and minus pi by 2 is less than u2 is less than plus pi by 2। ऊपर वाला जो हमने लिखा है उसके लिए हमने g11 g22 x1 x2 सब निकलवाया था, ठीक है, टेंजेंट वेक्टर्स भी निकलवाए थे, सब निकलवाया था। बस यहाँ पे आपको, वहाँ पर आपको फर्स्ट फंडामेंटल फॉर्म ni निकालना था और यहाँ पर आपको इसका सरफेस एरिया निकालना है, ठीक है। लगा लीजिएगा, इम्पोर्टेंट, इन सब चैप्टर से क्वेश्चन ही आते हैं, थियरी कम आती है। चलिए लिखिए, देखिए क्या निकालना है, पहले तो ये बताइए सरफेस एरिया। अभी हमने सरफेस एरिया का आपको फॉर्मूला बताया था, S इज इक्वल टू डबल इंटीग्रल अंडर रूट जी du1 du2, ठीक। पहले वाले में u1 की लिमिट, दूसरे वाले में u2 की लिमिट। मोटा मोटी हमको चाहिए क्या, अंडर रूट जी। जी की वैल्यू होती है g11 g22 माइनस g12 का होल स्क्वायर, ठीक। g11 का मान होता है x1 इंटू x1, g22 का मान होता है x2 इंटू x2, g12 का मान होता है x1 इंटू x2। x1 की वैल्यू होती है डेल xi अपॉन डेल u1 और x2 की वैल्यू होती है डेल xi अपॉन डेल u2। सब हम लिख डाले, कुछ बचा नहीं है। अब उल्टा चलेंगे, सबसे पहले ये निकालना था, ये निकालना था, इसके लिए ये चाहिए था, इसके लिए ये चाहिए होगा, इसके लिए ये चाहिए होगा और इसके लिए ये चाहिए होगा। मतलब अब हम अपना प्रोसीजर यहाँ से शुरू करेंगे। यहाँ से शुरू करने का मतलब सबसे पहले क्या निकालेंगे, x1 x2। x1 x2 निकालने के लिए xi को पहले u1 के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करेंगे और फिर xi को u2 के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करेंगे। ये मिला, इसकी हेल्प से ये सब निकालेंगे, इसकी हेल्प से ये निकालेंगे, इसकी हेल्प से ये निकालेंगे और इसकी हेल्प से ये निकाल डालेंगे, ठीक है। चलिए, हाँ क्या चीज़, ये xi टेंजेंट वेक्टर होता है जो कि अल्फ़ा के करस्पॉन्डिंग मूव करता है। अल्फ़ा की वैल्यू 1 और 2 होती है, जबकि i की वैल्यू 1 2 3 होती है। i की वैल्यू 1 2 3 होगी, लेकिन अल्फ़ा की वैल्यू 1 और 2 होगी, ठीक है। लिखिए, लेट द इक्वेशन, सोल्यूशन में लिखिएगा, लेट द इक्वेशन ऑफ द स्पेयर इज, लेट द इक्वेशन ऑफ द स्पेयर इज, लेट द इक्वेशन ऑफ द स्पेयर इज, इक्वेशन नंबर 1 डालिए, नीचे वाला मत लिखिएगा, बस इक्वेशन नंबर 1 लिख लीजिए। हो गया, नीचे से लिखिए, हेंस द टेंजेंट वेक्टर इज गिवन बाय, हेंस द टेंजेंट वेक्टर इज गिवन बाय, छोड़ दीजिए यहाँ, देखिए एक बार पहले कराएं फिर करा रहे हैं। देखिए, टेंजेंट वेक्टर होता है x1 और x2। x1 की वैल्यू होती है डेल xi अपॉन डेल u1, x2 की वैल्यू होती है डेल xi अपॉन डेल u2। इसका मतलब होता है डेल x1 अपॉन डेल u1, डेल x2 अपॉन डेल u1
डेल x3 अपॉन डेल u1, और इसका मतलब होता है डेल x1 अपॉन डेल u2 कॉमा डेल x2 अपॉन डेल u2 कॉमा डेल x3 अपॉन डेल u2। तो इसके लिए चलिए डिफ्रेंशिएट कराइए। सबसे पहले x1 को u1 के रिस्पेक्ट में करेंगे, u2 को कांस्टेंट मानेंगे। क्या मिलेगा? a cos u1 का माइनस साइन u1 साथ में cos u2 कॉमा x2 को u1 के रिस्पेक्ट में करेंगे तो a साइन u1 का cos u1 cos u2, उसके बाद x3 को u1 के रिस्पेक्ट में करेंगे 0 इज इक्वल टू, यहाँ पे x1 को u2 के रिस्पेक्ट में करेंगे तो a cos u1 cos u2 का माइनस साइन u2 कॉमा x2 को u2 के रिस्पेक्ट में करेंगे तो माइनस a साइन u1 साइन u2, उसके बाद x3 को u2 के रिस्पेक्ट में करेंगे तो a cos u2। ये मिल गया। नाउ अब G11 निकालने चल रहे हैं। नाउ G11 इज इक्वल टू x1 डॉट x1, x1 डॉट x1 का x1 में ही मल्टीप्लाई करो। तो आपको पता है i कैप j कैप k कैप, डॉट प्रोडक्ट लेने पर i का i से मल्टीप्लाई करते हैं, j का j से और k का k से। तो इसका इसी में मल्टीप्लाई करोगे आप तो आपको मिल जाएगा माइनस माइनस मिल करके प्लस a स्क्वायर साइन स्क्वायर u1 कॉस स्क्वायर u2 प्लस a स्क्वायर कॉस स्क्वायर u1 कॉस स्क्वायर u2 प्लस 0 का 0। दिस इम्प्लाइज दैट G11 इज इक्वल टू a स्क्वायर कॉस स्क्वायर u2 कॉमन होगा, ब्रैकेट में बचेगा साइन स्क्वायर u1 प्लस कॉस स्क्वायर u1 विच इज इक्वल टू 1। फिर एंड G12 इज इक्वल टू x1 डॉट x2 इज इक्वल टू G21 इज इक्वल टू 1 और 2 का मल्टीप्लाई करो, i का i में, j का j में, k का k में। करवाइए, बोलिए इसका इसमें मल्टीप्लाई करोगे आप। अभिषेक समझ में आ रहा है? इसका इसमें करोगे तो माइनस माइनस प्लस a स्क्वायर, पहले कॉस लिख दिया तो कॉस u1 कॉस u2 साइन u1 साइन u2, इसका इसमें मल्टीप्लाई करोगे आप तो माइनस a कॉस u1 कॉस u2 साइन u1 साइन u2, और थर्ड का मल्टीप्लाई करोगे तो 0। मेरे हिसाब से दिस इम्प्लाइज G12 इज इक्वल टू 0 इज इक्वल टू G21, कट पिट करके सब क्या हो गया 0, ठीक। एंड G22 का मतलब होता है x2 डॉट x2, तो x2 का x2 में मल्टीप्लाई करोगे आप, i का i में, j का j में, k का k में, कराइए मल्टीप्लाई। इसका इसी में करेंगे तो माइनस माइनस प्लस a स्क्वायर कॉस स्क्वायर u1 साइन स्क्वायर u2 प्लस a स्क्वायर साइन स्क्वायर u1 साइन स्क्वायर u2 प्लस a स्क्वायर कॉस स्क्वायर u2। दिस इम्प्लाइज दैट G22 इज इक्वल टू, कॉमन देखिए, a स्क्वायर साइन स्क्वायर u2, a स्क्वायर साइन स्क्वायर u2 कॉमन होगा, क्या बचेगा a स्क्वायर साइन स्क्वायर u2 कॉमन लेने पर कॉस स्क्वायर u1 प्लस साइन स्क्वायर u1 विच इज इक्वल टू 1, साथ में आएगा a स्क्वायर कॉस स्क्वायर u2। दिस इम्प्लाइज दैट G22, मेरे हिसाब से a स्क्वायर कॉमन होगा, बाकी की ब्रैकेट की चीज़ें 1 हो जाएंगी, ठीक है। ये 3 चीज़ निकल गया। अब बारी किसकी है? G की। हैंस G इज इक्वल टू G11 G22 माइनस G12 का होल स्क्वायर। दिस इम्प्लाइज दैट G इज इक्वल टू G11 G22 का मल्टीप्लाई आप करोगे तो a टू द पावर 4 कॉस स्क्वायर u2 माइनस 0। दिस इम्प्लाइज G इज इक्वल टू a पे पावर 4 कॉस स्क्वायर u2, जिससे आप अंडर रूट G निकालोगे तो रूट लेने पर आपको मिलेगा a स्क्वायर कॉस u2, ठीक। हेंस द सरफेस एरिया इज गिवन बाय, अब हम ये प्रोसीजर मिटा रहे हैं, ठीक है, काम खत्म हो गया। फॉर्मूला लिखा ही है
मिलेगा आपको s इज इक्वल टू डबल इंटीग्रल अंडर रूट जी du1 du2. दिस इम्प्लाइज दैट s इज इक्वल टू डबल इंटीग्रल अंडर रूट जी की वैल्यू है a स्क्वायर कॉस u2 du1 du2. लिमिट है u1 की 0 से 2 पाई और u2 की लिमिट है -π/2 से +π/2. पहले बाद वाले के रिस्पेक्ट में करते हैं, पहले किसके रिस्पेक्ट में करेंगे, u2 के. दिस इम्प्लाइज दैट s इज इक्वल टू इंटीग्रल 0 से 2 पाई a स्क्वायर कॉन्स्टेंट था, बाहर कर दिया ब्रैकेट में -π/2 से +π/2. u2 की लिमिट है cos u2 du2 du1. cos u2 का इंटीग्रेशन sin u2. तो यहाँ पे आपको मिलेगा दिस इम्प्लाइज s इज इक्वल टू a स्क्वायर इंटीग्रल 0 से 2 पाई, ये आएगा आपके पास साइन u2 और u2 की लिमिट पुट करेंगे u2 इज इक्वल टू -π/2 से +π/2 du1. ठीक है, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट. जगह नहीं है अब मेरे पास, उतारिए और करके हमको आंसर बताइए. पूरा सच उतार लीजिए.
किसी का भी नहीं आया? बता रही कहाँ तक उतर गया? भाई स्क्वायर का सरफेस एरिया यही होता है 4 पाई ए स्क्वायर। स्क्वायर का सरफेस एरिया 4 पाई ए स्क्वायर। आपका हुआ अभिषेक? आ गया रिजल्ट 4 पाई ए स्क्वायर? हो गया सबका? S इज इक्वल टू ए स्क्वायर 0 से 2 पाई। साइन यू स्क्वायर की जगह वैल्यू रखेंगे तो साइन पाई बाई 2
माइनस साइन माइनस पाई बाई 2 with respect to du1. This implies s is equal to a square इंटीग्रल 0 से 2 पाई साइन पाई बाई 2 माइनस माइनस मिल करके प्लस साइन पाई बाई 2 with respect to du1. This implies that s is equal to 2a square 0 से 2 पाई साइन पाई बाई 2 into du1. This implies s is equal to 2a square फिर इंटीग्रल 0 से 2 पाई 1 du1. This implies that s is equal to 2a square, ये आएगा u1, लिमिट पुट करेंगे 0 से 2 पाई 2a square 2 पाई माइनस 0 4 पाई a square. ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखिए, हेडलाइन डालिए फैमिली ऑफ कर्व. फैमिली ऑफ कर्व, इसमें हम लोग ये सीखेंगे कि कर्व की फैमिली को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, मतलब क्या इक्वेशन लिखेंगे जिससे हमको ये बात समझ में आ जाएगी कि ये इक्वेशन फैमिली ऑफ कर्व को रिप्रेजेंट कर रहा है. ठीक है, लिखिए लेट xi is equal to xi u alpha. Let xi is equal to xi u alpha, u alpha ब्रैकेट में रहेगा u alpha कॉमा i is equal to 1, 2, 3 and alpha is equal to 1, 2. Let xi is equal to xi u alpha, I is equal to 1, 2, 3 and alpha is equal to 1, 2 be the equation of surface, full stop. Let phi is equal to phi u1, u2. Let phi is equal to phi u1, u2 be the function of u1, u2 be the function of u1, u2 having continuous derivative. इसके डेरिवेटिव बोलिए, ये किसका किसका फंक्शन है, तो किसके किसके रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट होगा, एक से अधिक वेरिएबल होगा तो पार्शियल डिफ्रेंशिएशन क्या आएगा, डेल फाई अपॉन डेल u1 डेल फाई अपॉन डेल u2. लिखिए हैविंग कंटिन्यूअस डेरिवेटिव डेल फाई अपॉन डेल u1 कॉमा डेल फाई अपॉन डेल u2 which are not vanish together
which are not vanished together, then the equation देखिएगा, ये फाई u1 u2 को हम लोग क्या लिखते हैं, u अल्फा इज इक्वल टू सी, इक्वेशन नंबर 1, फाई u अल्फा इज इक्वल टू सी, इक्वेशन नंबर 1। नीचे से लिखिए वेयर c इज पैरामीटर comma, then the equation is called family of curve, lies on the surface xi is equal to xi u अल्फा। मतलब ये जो इक्वेशन होता है ये फैमिली ऑफ कर्व को रिप्रेजेंट करता है। अच्छा, कर्व का इक्वेशन क्या होता है, xi इज इक्वल टू xi या xis। तो फैमिली ऑफ कर्व बनाने के लिए फाई u अल्फा इज इक्वल टू सी, बस यही काम किया है, फाई u अल्फा इज इक्वल टू सी। ठीक है, नेक्स्ट हेडलाइन डालिए, लगा लीजिएगा इम्पॉर्टेंट, क्योंकि अब जो 2-3 चीज़ हम आपको पढ़ाएंगे इस पे बेस्ड क्वेश्चंस आएंगे। बस यहीं शुरू होगा यहीं ख़त्म, यहीं इसका शुरुआत है यहीं इसका अंत, मतलब सब कुछ यहीं इसका कंसेप्ट है। तो जो आप थियोरी से समझेंगे वही क्वेश्चन में यूज़ कर पाएंगे। ठीक है, लिखिए डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फैमिली ऑफ कर्व, differential equation of family of curve, differential equation of family of curve, family of curve ये है हमारे पास, इसका डिफरेंशियल इक्वेशन लिखने चल रहे हैं। क्या होते हैं डिफरेंशियल इक्वेशन, जिसमें डेरिवेटिव्स पाए जाए उसको क्या कहते हैं, डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है, चलिए लिखिए, let the equation of family of curve is, देखिएगा ये फैमिली ऑफ कर्व का इक्वेशन है, फाई इज इक्वल टू फाई u अल्फा इज इक्वल टू सी। लिखिए, अब छोड़ दीजिए ब्लैक बोर्ड पे, देखिए दिस इम्प्लाइज दैट फाई इज इक्वल टू फाई अल्फा की वैल्यू होती है 1 और 2 इज इक्वल टू सी। दिस इम्प्लाइज दैट टोटल डिफ्रेंशिएशन करिए, फाई को टोटली डिफ्रेंशिएट करेंगे तो डी फाई और 0 कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0। लेकिन ये क्या, फाई तो किसका फंक्शन है, u1 और u2 का, तो क्या मिलेगा, डेल फाई अपॉन डेल u1 du1 प्लस डेल फाई अपॉन डेल u2 du2 इज इक्वल टू 0। दिस इम्प्लाइज आइंस्टाइन समेशन कन्वेंशन फॉर्मूला, डेल फाई अपॉन डेल u अल्फा du अल्फा इज इक्वल टू 0। दिस इम्प्लाइज दैट a अल्फा, अल्फा नीचे, यहाँ पे भी अल्फा नीचे, du अल्फा इज इक्वल टू 0, वेयर a अल्फा इज इक्वल टू डेल फाई अपॉन डेल u अल्फा। ये डेरिवेटिव है तो ये भी डेरिवेटिव होगा, क्योंकि इस इक्वेशन में डेरिवेटिव आ रहा है तो ये डिफरेंशियल इक्वेशन कहलाएगा, किसका, फैमिली ऑफ कर्व का। लिख डालिए,
हो गया? नीचे से लिखिए, भावना आपका हो गया? देखिए, दिस इज डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फैमिली ऑफ कर्व. दिस इज डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फैमिली ऑफ कर्व. दिस इज डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फैमिली ऑफ कर्व.